आज हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा हेडिंग है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है इसको हम समझते हैं। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इसको अपन ऐसा समझते हैं, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने दो अलग अलग सैंपल ले लिए। एक सैंपल के अंदर हमने 1 मोल यूरिया लिया और दूसरा जो सैंपल है उसके अंदर हमने 1 मोल ग्लूकोज लिया। दोनों के अंदर आप देख सकते हैं, दोनों के अंदर 1 मोल है। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों में सेम है पर सॉल्यूट अलग अलग है। एक में ग्लूकोज है और एक में यूरिया हमने ले रखा है। इसका मतलब सॉल्यूट की नेचर अलग अलग है पर नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों में क्या सेम है। तो कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो इन दोनों केस में सेम मिलती है। जब दोनों केस के अंदर दोनों सैंपल में वो प्रॉपर्टी सेम मिली, इसका मतलब वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए इनको बोल दिया जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव का मतलब जो नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक, इसकी डेफिनेशन दी जाती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। Dilute solution containing non-volatile solute exhibit some special property which depend on relative number of solute particle present in solution and do not depend on nature of solute known as colligative property, जो केवल number of solute particle पे depend करता है, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप चाहे 1 मोल यूरिया लें या 1 मोल ग्लूकोज लें, दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, यानी दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी पर नेचर अलग अलग है तो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। एक पॉइंट और ध्यान, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट की नेचर का मतलब कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हमने एसिटिक एसिड को एक तो हमने वाटर में डिसोल्व किया, एक एसिटिक एसिड को बेंजीन में मिला दिया। एसिटिक एसिड को अगर हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो एसिटिक एसिड आयनाइज होता है और एसिटिक एसिड को बेंजीन में मिलाया तो वहां वो डाइमर बना लेता है। तो डाइमर बनाने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे और आयनाइज होने का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे। इसका मतलब सॉल्वेंट अलग अलग है तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो वहां डिपेंड करता है। इसलिए ध्यान रखना, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड नहीं करता है पर वो सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर पॉइंट? ठीक है, अब हमने आपसे क्या बोला, हमने आपसे बोला कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, डिपेंड करने का मतलब उसके प्रोपोर्शनल है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके प्रोपोर्शनल है, तो इसको हमने ऐसे लिखा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने भी तो आपसे ये बोला ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो बोल सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब सॉल्यूट पार्टिकल में क्या हुआ, जैसे मान लो सॉल्यूट हमने क्या किया, एक तो यूरिया लिया, यूरिया लिया हमने, एक तो यूरिया ले लिया। एक चलो सपोज हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे मान लो NaCl ले लिया। ठीक है, यूरिया की बात करें तो यूरिया को आपने क्या किया, यूरिया को एक आपने वाटर में मिलाया, एक NaCl को वाटर मिलाया। NaCl को वाटर में मिलाएंगे तो वो आयनाइज हो जाएगा, यूरिया को वाटर में मिलाएंगे तो वो आयनाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये यूरिया एक तरह से नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है और NaCl हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल देखने हैं ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल देखते समय भी ये देखना पड़ेगा कि जैसे यूरिया को डिसोल्व किया तो यूरिया आयन तो देगा नहीं, यूरिया में तो रहेंगे मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोलाइट है वहां रहेंगे आयन। तो आप इस समय ना आपने जो सॉल्यूशन है वो बना लिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, आपको याद है यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनको वाटर में डिसोल्व करने पर ये आयनाइज नहीं होते, इसका इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया जाता है। अगर सॉल्यूशन हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है तो वहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल देखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 तो क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसको मैं से बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कब लेना है, जब इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जब आपने सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बना दिया, जैसे सॉल्यूशन यूरिया का बनाया, ग्लूकोज का बनाया, सुक्रोज का बनाया, तो वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखना है। ठीक है, अगर मान लो सॉल्यूशन आपने बना दिया, NaCl का बना दिया, CaCl2 को बना दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट का बना दिया, तो वहां मॉलिक्यूल नहीं देखेंगे, वहां फिर आयन देखेंगे। तो ये बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस कब देखना है, इन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ आयन देखेंगे और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखा जाएगा। कुल मिला के बात ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल देख रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ से लिखा मैंने, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के या उसके मोल के एक ही बात है, इसको लिखा जा सकता है नंबर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
सॉल्यूट के मोल है तो मोल फ्रैक्शन भी होगा, ये भी लिखा जा सकता है प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। या सभी इन सभी का मतलब एक तरह से क्या कंसंट्रेशन ही तो देख रहे हैं ना, या बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम इतने सारी चीजें देख सकते हैं। तो क्या क्या देगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, या लिख दीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कब कहेंगे, जब सॉल्यूशन आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बना हुआ है, इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ आयंस कब, जब सॉल्यूशन किसका बना है, आपका इलेक्ट्रोलाइट का बना है। आप नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कहें या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कहें या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात देखिए, और इन सब का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो ये हमारे पास है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। There are 4 types of colligative property. Colligative property भी 4 types की होती है, 1 by 1 करके। पहले तो 4 types कौन से होते हैं उनको मैं समझा देता हूँ। First, there are 4 types of colligative property. Number 1, relative lowering in vapor pressure. Number 1, colligative property, relative lowering in vapor pressure. Number 2, colligative property, elevation in boiling point. Number 3, colligative property, depression in freezing point. Number 4, colligative property, osmotic pressure. There are 4 types of colligative property. Number 1, relative lowering in vapor pressure. Number 2, elevation in boiling point. Number 3, depression in freezing point. And number 4, osmotic pressure. 1 by 1 करके बात करें। सबसे पहले ले लिया हमने relative lowering in vapor pressure, RLVP, relative lowering in vapor pressure, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपने एक सॉल्वेंट ले लिया, एक सॉल्वेंट लेके सॉल्वेंट के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। आपने एक सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से होगा क्या, वो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके पार्टिकल उस सॉल्वेंट की सरफेस पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, वेपोराइजेशन के लिए अवेलेबल सरफेस एरिया कम होगा, यानी उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, आपने एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, एक प्योर सॉल्वेंट है, अगर उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और इसी को बोल दिया जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। When a non-volatile solute is added to volatile liquid, its vapor pressure decreases. उसका vapor pressure decrease होगा, because some surface area of liquid is occupied by non-volatile solute particle. Therefore, less vapor is formed, so vapor pressure is less. ठीक है। और आपको याद होगा, पहले भी बोला था, relative lowering in vapor pressure होता है P नोट A माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, और इसको फॉर्मूले को पहले डिराइव कर चुके हैं। P नोट A माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एक्स बी होता है। एक्स बी का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इसी को हमने ऐसे भी लिखा था P नोट A माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एक्स बी, और इसकी जगह ये भी लिखा था, याद करें, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है। ये फॉर्मूला हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं, और इस फॉर्मूले पे तो हम क्वेश्चन भी बना चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको हमने बोल दिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी हमने लिखा। सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। पहले तो हम आपको बॉइलिंग पॉइंट समझाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, देखो, जैसे हम बोलते हैं ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका क्या मतलब होता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है ना, तो 100 डिग्री का मतलब ये होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर और जो बाहर का प्रेशर है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दी हमने, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच its vapor pressure is equal to its external pressure known as boiling point। इसका मतलब boiling point की डेफिनेशन क्या देते हैं, boiling point एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर और जो एक्सटर्नल प्रेशर है दोनों इक्वल हो जाए, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अगर जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है ना, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1 atm हो, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कितना 1 atm हो, तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसी को बोल दिया जाता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm देन इट इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमें समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, वो जो सॉल्वेंट था, उस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज लोअर व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट। हमने क्या किया, जैसे वाटर ले लिया,
और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, यानी 100 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 100 डिग्री का मतलब 100 डिग्री पर ये जो वाटर है इसका वेपर प्रेशर बाहर का प्रेशर इक्वल हो गया, और बाहर का प्रेशर 180 m का 760 mmHg, ऐसा बोल सकते हैं कि 100 डिग्री पर वाटर का वेपर प्रेशर 760 mmHg है और बाहर का भी 760 mmHg है। अब हमने उस वाटर के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे वो जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर 760 था पहले, तो अब 760 से डिक्रीज होके कम हो जाएगा, पता लगा 700 हो गया। बाहर का प्रेशर तो 760 है, वो तो वही का वही है, और जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 700 हो गया। अब हम क्या करेंगे, उस 700 को 760 तक लाना पड़ेगा, तो उसको हम हीट करेंगे। चलो जी 100 डिग्री था, हमने हीट करके 101 तक किया, तो उसका वेपर प्रेशर और बढ़ा, क्योंकि आपको पता है ना कि कोई भी लिक्विड हो उसका टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वो जो सॉल्यूशन बनाना उस सॉल्यूशन को और ज्यादा हीट कर रहे हैं, इसको हीट करने से उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और पता लगा 102 डिग्री पर वो वापस से 760 हो गया, यानी 102 क्या बन गया, 102 अब उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना। इसका मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 था, सॉल्यूशन का 102 हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया ना। इसका मतलब ये हुआ आपने एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को बाहर के प्रेशर के इक्वल तक लाने के लिए आपको उसको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब ये भी बोल सकते हैं जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, सुनना, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, ये तो बाहर का तो कांस्टेंट मान लीजिए, आप इस समझिए, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया। आपने थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, जब थोड़ा सा कम हुआ तो थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ज्यादा मिलाओगे तो वेपर प्रेशर लोअरिंग ज्यादा होगी तो उसको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे वेपर प्रेशर लोअरिंग उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा लोअरिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। ऐसा बोल सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है वो बेसिकली सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब समझिए था, तो हम ये बता रहे थे the vapor pressure of pure liquid is lower when non-volatile solute is added to it, hence the solution has to be heated more to make the vapor pressure of solution equal to atmospheric pressure। मैंने आपसे बोल दिया ना कि सॉल्यूशन को और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के इक्वल करना है। therefore boiling point of solution increases, इसलिए बोलते हैं सॉल्यूशन का boiling point इंक्रीज हो जाता है। The difference in boiling point, फिर हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन का बोइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का जो बोइलिंग पॉइंट है उसका जो डिफरेंस है उसको बोल दिया जाता है एलिवेशन इन बोइलिंग पॉइंट। द डिफरेंस इन बिटवीन इन बोइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बोइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बोइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बोइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का जो बोइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है उस डिफरेंस को बोल दिया जाता है एलिवेशन इन बोइलिंग पॉइंट, इसको बोल दिया हमने डेल्टा टीबी। ठीक है, अभी ऐसे लिख सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लिखा हमने टीबी, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमने लिखा टीबी नॉट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को लिखा हमने डेल्टा टीबी। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, डेल्टा टीबी इक्वल टू है टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, अब ये जो हमने आपको समझाना इसी को मैं ग्राफ से भी समझा देता हूं। देखिए वाई स्केल पे मैंने वेपर प्रेशर लिया, एक्स स्केल पे मैंने टेम्परेचर ले लिया। आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया भी था कि जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। हमने लिखा था ना क्लासियस क्लेपिरोनी क्वेश्चन, उसी से आता है ये। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया। पहले प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ बना रहा हूं मैं, देखो इधर मैंने वेपर प्रेशर का स्केल लिया, इधर मैंने टेम्परेचर लिया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो आप केवल और केवल सॉल्वेंट का ग्राफ देखा। देखिए इधर ये सॉल्वेंट का ग्राफ बना रहे, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सॉल्वेंट का ग्राफ बना दिया। यहाँ पर सपोज एटमॉस्फेयर प्रेशर की लाइन है, तो हुआ क्या, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वेपर प्रेशर बढ़ता गया, और इस वाले टेम्परेचर पे आके क्या हुआ, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों इक्वल हो गए। इसलिए मैंने बोल दिया ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर ये बन गया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, टीएफ नॉट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बन गया। तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब हमने जो प्योर सॉल्वेंट था उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से तो कम ही होगा, और सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन का भी बढ़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन भी तो लिक्विड ही है ना। तो कोई सा भी लिक्विड हो, चाहे प्योर सॉल्वेंट हो या कोई सॉल्यूशन हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता ही है। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, समझना।
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होगा और सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन का भी बढ़ेगा। इसका मतलब अब हम सॉल्यूशन का ग्राफ बना रहे हैं, हमने क्या बोला, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से कम होगा, यानी सॉल्यूशन का ग्राफ सॉल्वेंट के नीचे आएगा और इसके जैसे आएगा। इसका जैसा क्यों आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर इसका भी बढ़ेगा ना। तो आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट से कम है और टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन का ग्राफ बन गया। ये सॉल्यूशन में भी क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस टेम्परेचर पे आके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, बाहर का प्रेशर इक्वल हो गया, तो ये बन गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं टीबी क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी नॉट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो डिफरेंस बन गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आ रहा है, इसको बोल दिया हमने डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा दिखाई दे रहा। हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने अभी बताया ना कि जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोला ना, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, लोअरिंग उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा लोअरिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो बोल सकते हैं ना, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ जो हम बोले अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हमने मोलिलिटी ले लिया है क्योंकि मोलिलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो एक कांस्टेंट लिखा, डेल्टा टीबी इक्वल टू हो गया केबी इनटू एम। ये जो केबी है, इस केबी को बोल दिया जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोल दिया जाता है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दिस केबी इज नोन एज Kb is known as molar elevation constant and this is also known as abelioscopic constant। इसको बोलते हैं abelioscopic constant, इसी को बोल दिया जाता है molar elevation constant। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, डेल्टा टीबी इक्वल टू है Kb इंटू एम। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb इंटू एम, ठीक है। अब हम आपको ये जो Kb है, इस Kb की डेफिनेशन बता देते हैं। Kb क्या होता है, Kb की डेफिनेशन बता रहा हूं। हमने फॉर्मूला लिखा, डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है Kb इंटू एम, ठीक है। If m equal to 1, m को अगर 1 रखा जाए तो kb equal to क्या आ गया, डेल्टा टीबी आ गया। तो kb क्या है, डेल्टा टीबी है। ऐसे बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बेसिकली क्या है, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एक तरह से एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ही है, वो भी किसके लिए, 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए। डेफिनेशन लिखा ना, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आ गई। हाँ, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, डेल्टा एम इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टीबी अपॉन केबी। डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, वो चाहे केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो, बात देखिए। तो इसको लिखा हमने केल्विन अपॉन एम, एम होता है ना मोल पर केजी, तो इसकी यूनिट बनेगी ना। अगर हम इसकी यूनिट लिखें ना, यूनिट ऑफ केबी, तो केबी यूनिट बन जाता है केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट बन जाती है केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट बन जाती है, ठीक है। चले जी, अब हम आपको ये बता देते हैं कि जैसा सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट दे रखा, उस सॉल्वेंट का केबी कैसे निकालोगे। तो सॉल्वेंट का केबी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखा केबी इक्वल टू mr tb नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा h इनटू 1000। सुनो फॉर्मूला, केबी इक्वल टू है mr tb नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा h इनटू 1000, ठीक है। इसमें जो m है, m कैपिटल M जो लिखा ना, दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें m क्या है, m सॉल्वेंट का मोलर मास है, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, tb नॉट जो है वो इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और डेल्टा h को बोल दिया जाता है हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और हीट हमको पर मोल में लेनी है, ठीक है। देखो ये जो हीट है, ये किस में लिखा मैंने, पर मोल के अंदर लिखा। ये जो हीट है ना, हीट को मैंने क्या लिखा, ये तो पर मोल है डेल्टा h, और अपॉन क्या लिखा हमने, मोलर मास, ठीक है। तो पर मोल की हीट को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दिया जाए, पर मोल की हीट को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दिया जाए तो हीट आ जाएगी पर ग्राम में, और इसको बोल दिया जाता है, इसको बोल देते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको लिख दिया हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोर, ये पर ग्राम में हीट होगी। तो हम चाहे तो डेल्टा H अपॉन जो M है ना, इसकी जगह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिख सकते हैं। इसी को फॉर्मूले को लिखा जा सकता है Kb इक्वल टू R TB नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इनटू LV।
दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दोनों फॉर्मूला एक जैसे ही है, आप चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई करो या वो फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। बस इस बात पे ध्यान रखना, अगर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हीट आपको पर मोल में लिखनी है, और वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो हीट को आपको पर ग्राम में लिखना होता है। आंसर दोनों से सेम आता है। देखो नेक्स्ट, ये बता दिया मैंने आपको, आर गैस कांस्टेंट है, टीबी नोट हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम में, डेल्टा एस वेपोराइजेशन मोलर हीट और एंथैल्पी वेपोराइजेशन पर मोल में लेना है। केबी, अब आप देखें ये जितने भी प्रॉपर्टी लिखी ना मैंने फॉर्मूला के अंदर सारी प्रॉपर्टी सॉल्वेंट के लिए इसलिए बोल दिया जाता है। जो केबी होता है ना ये सॉल्वेंट का होता है, केबी का सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं होता। तो आगे जब हमारे क्वेश्चन आएंगे ना तो आपसे बोलेगा कि हमने वाटर लिया, फिर आपसे बोलेगा वाटर के अंदर यूरिया मिला दिया, फिर बोलेगा ग्लूकोज मिला दिया, सुक्रोज मिला दिया, यानी वाटर है यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज 1 by 1 करके मिला रहे तो सॉल्वेंट तीनों में एक ही है, मतलब केबी सेम रहेगा। हाँ अगर ऐसा होता आपसे बोलता यूरिया को हमने वाटर में मिलाया, फिर बोलता वाटर की जगह एसीटोन ले लो तो सॉल्वेंट बदल दिया तो केबी बदल जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो केबी है ना, केबी बेसिकली सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, केबी सॉल्यूट की प्रॉपर्टी नहीं होता है। हमने लिख भी दिया केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, केबी केवल और केवल सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। तो जब तक क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट चेंज नहीं होता है केबी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए केबी का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो हमने एक तो केबी लिखा वाटर के लिए और एक केबी लिखा मैंने CCl4 के लिए। वाटर और CCl4 का केबी का डाटा आप याद कर लेना। फॉर वाटर के लिए जब वैल्यू पुट करते हैं वो सारी वैल्यू जो पुट करेंगे तो इसका केबी निकल के आता है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। याद कर लेना, वाटर के लिए केबी होता है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। एक हमने केबी निकाला CCl4 के लिए, CCl4 का केबी आता है 5.02 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये दो सॉल्वेंट के लिए याद कर लेना। जितने भी सॉल्वेंट होते हैं उनमें से वाटर का केबी होता है मिनिमम और जो CCl4 है उसका केबी होता है मैक्सिमम। तो हम क्या करते हैं, एक तो मिनिमम वाले को याद कर लेते हैं, एक मैक्सिमम वाले को याद कर लेते हैं। ध्यान रख लेना, वाटर का केबी मिनिमम होता है, CCl4 का केबी मैक्सिमम होता है। वाटर का केबी होता है 0.52 और CCl4 का होता है 5.02। याद करने का तरीका बता देता हूँ, 0.52 है, इस 0.52 में 0 और 5 को आपस में इंटरचेंज कर दो, ये बन जाएगा 5.02। देखो 5.02, आप इसको ऐसे याद कर लेना। ठीक है जी, ये हमने ठीक, तो ये हमने आपको केबी के बारे में समझा दिया। ठीक, ये बन गई हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम आपके लिए थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं और थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको हमने लिखा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। अब हम समझते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट को होता क्या है। जैसे हमने कोई भी लिक्विड लिया, हम क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड ले लेते हैं। मैंने क्या किया, एक लिक्विड ले लिया और लिक्विड लेके और उस लिक्विड के हम पहले फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं कि लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, लिक्विड का मतलब अभी प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। पहले हम बताएंगे प्योर लिक्विड के लिए, फिर आपको बताएंगे सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसके लिए, प्योर लिक्विड के लिए। इसको लिखा हमने TF नोट। नोट का मतलब प्योर की बात हो रही है। हम ये बोलते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, कोई भी सब्सटेंस हो, उस सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर उस सब्सटेंस की लिक्विड फेज और उस सब्सटेंस की जो सॉलिड फेज है दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए या दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे आ जाए। फ्रीजिंग पॉइंट का जनरल मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की लिक्विड फेज और उसी सब्सटेंस की जो सॉलिड फेज है दोनों इक्विलिब्रियम पे हो या फिर दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, उसको बोल दिया जाता है उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। हमने लिखा फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच liquid and solid phase of a substance are in equilibrium, that is have the same vapor pressure known as freezing point। ठीक है, उसको बोल दिया जाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब दोनों ऐसे बोल सकते हैं। हम एक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं
तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वो जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट की सॉलिड फेज और वो जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट की लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए या दोनों इक्विलिब्रियम पे हो, उसको बोला जाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब सॉल्वेंट के अंदर, एक प्योर लिक्विड के अंदर अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर कौन कौन इक्विलिब्रियम पे होंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर सॉल्वेंट का सॉलिड फेज और सॉल्वेंट का लिक्विड फेज आपस में इक्विलिब्रियम पे होगा। तुमने लिखा सॉल्वेंट का सॉलिड फेज और सॉल्वेंट का लिक्विड फेज आपस में इक्विलिब्रियम पे होगा, किस पर, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर। ठीक है, ये तो हमने बात करी फ्रीजिंग पॉइंट एक प्योर लिक्विड के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन का मतलब आपने सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है। अब हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको लिखेंगे मैं टीएफ, पहले बताया था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टीएफ नोट। चलिए जी, अब हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, समझना, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब भैया एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के लिक्विड फेज और जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट की सॉलिड फेज। भाई आपने सॉल्यूशन को फ्रीज किया, सॉल्यूशन का मतलब एक तो सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, आप उसको फ्रीज करेंगे तो फ्रीज कौन हो गया, सॉल्यूट थोड़ी ना होगा, फ्रीज तो सॉल्वेंट ही होगा ना, यानी सॉलिड फेज में कौन जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा। तो क्या करना, सॉल्वेंट की तो सॉलिड फेज देखनी है और सॉल्यूशन की लिक्विड फेज देखनी है। इसका मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉल्यूशन की तो लिक्विड फेज और सॉल्वेंट की सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए या दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाए, उसको बोलेंगे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। समझना, freezing point of solution, a solution is freeze when its vapor pressure is equal to vapor pressure of the vapor of solid pure solvent। तो ये तो कह रहा है कि सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वो जो सॉल्यूशन एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड फेज, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाए, या ऐसे बोल सकते हैं दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए। इसका मतलब अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट पर कौन कौन इक्विलिब्रियम पे होगा, तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे होगा एक तो सॉलिड सॉल्वेंट और एक होगा लिक्विड सॉल्यूशन। लिखा ना, सॉलिड तो सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूशन हमारे इक्विलिब्रियम पे होंगे, ऐसे बोल सकते हैं सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होना चाहिए। चलिए जी, अब और आगे समझते हैं। राउट लॉ हमसे क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ बोलता है ना कि आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। देखिए ना, according to Raoult law, when a non-volatile solute is added to solvent, its vapor pressure decreases। इसको कई बार समझा दिया। राउल्ट क्या कहता है, राउल्ट ये तो बता था, आपने सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल होना चाहिए। तो हुआ क्या, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ। इसका मतलब अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के पहले के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर पर ही उसकी इक्वल हो जाएगा। समझना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया ना, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो वैसे ही कम होता है, सॉल्यूशन का भी कम हो गया। इसका मतलब अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो उस सॉलिड सॉल्वेंट के पहले के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर पर ही उसकी इक्वल हो जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट एक तरह से डिक्रीज हो गया। तो ये तो लिखा according to Raoult law, when a non-volatile solute is added to solvent, its vapor pressure decreases and now it would become equal to that of solid solvent at lower temperature, thus the freezing point of solution decreases। मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा और इसी को बोलते थे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिखेंगे, depression in freezing point delta TF equal to freezing point of solvent minus freezing point of solution। solvent का freezing point लिखा TF नोट और solution का freezing point लिखा TF, तो फॉर्मूला बन गया delta TF equal to TF नोट minus TF, ये आ जाता है depression in freezing point। ठीक है, इसमें भी सेम वही है, आप जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, इसमें भी ये कहेंगे जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे वेपर प्रेशर लोअरिंग उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा लोअरिंग होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ना, जैसे मैं बोला था ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एग्जैक्टली वैसे हम बोल सकते हैं सिमिलर टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट for dilute solution is directly proportional to molality of solution। मतलब जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बोला था ना कि डेल्टा टी भी एम के प्रोपोर्शनल है, इसी टाइप से हमने बोल दिया डेल्टा टी एफ भी एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल को हटाए तो कांस्टेंट लिखेंगे, फॉर्मूला बन गया डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम।
वहां फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, यहाँ फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। वहां जो के बी था उसको बोला था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या उसको बोला था अपने एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ जो के एफ है इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोल दिया जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को हमने ग्राफ से बताया था ना, इसी टाइप से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को भी ग्राफ से समझ लेते हैं। इधर हमने ले लिया वेपर प्रेशर, इधर हमने ले लिया फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्वेंट के लिए। देखो सॉल्वेंट का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये सॉल्वेंट का ग्राफ देखिए, ये सॉल्वेंट है। आप समझते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। सब मैंने एक सॉल्वेंट ले रखा है, उसका टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो देखो टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। इधर देखो टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ये जो चल रहा है ना, ये सॉल्वेंट की यहाँ से तक लिक्विड फेज है। आप सॉल्वेंट है, आप उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड से सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो हमारा सॉलिड से किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। उसके बाद भी आप उसका टेम्परेचर कम किए जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज ही होगा। वैसे बोलते हैं सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो नेग्लिजिबल होता है, फिर भी अगर देखा जाए तो ये यहाँ से याद है एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये सॉल्वेंट की लिक्विड फेज है और ये सॉल्वेंट की सॉलिड फेज है। सॉल्वेंट की लिक्विड फेज और सॉल्वेंट की सॉलिड फेज दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हुआ, इसलिए हम इस टेम्परेचर को बोल देते हैं सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ये बन गया टीएफ नॉट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। देखिए अब सॉल्यूशन की बात करिए, सॉल्यूशन का ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये लीजिए सॉल्यूशन का ग्राफ बना दिया। यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन की लिक्विड फेज है और ये सॉलिड, यहाँ पर सॉल्वेंट की सॉलिड फेज आ गई। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, सॉल्वेंट की लिक्विड फेज, सॉल्यूशन की लिक्विड फेज, ये यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन की लिक्विड फेज और ये सॉल्वेंट की सॉलिड फेज। इसका मतलब इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन की तो लिक्विड फेज और सॉल्वेंट की सॉलिड फेज दोनों का टेम्परेचर, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया या दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गया। इसको बोल दिया हमने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया टीएफ। तो आप देख सकते हैं सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नॉट है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम है, इसका मतलब बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया। इसी को बोल दिया जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो डेल्टा टीएफ है ना, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम। इसकी भी अगर डेफिनेशन देनी हो तो वही जैसे बॉइलिंग पॉइंट में दिया ना वैसे देख सकते हैं, एम की जगह 1 रखो, एम 1 रखेंगे तो के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ आ जाएगा। इसका मतलब क्या कहेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है दैट इज नोन एज केएफ। ये केएफ की डेफिनेशन आ जाती है। यूनिट भी अगर देखा जाए तो यूनिट भी सेम बनेगी, केल्विन केसी मोल इनवर्स सेम। जैसे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट था ना, एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही है। ठीक है, चलिए अब हम आपको वहाँ केबी का वैल्यू निकालना सिखाया था। यहाँ केएफ का फॉर्मूला बताया था फॉर अ सॉल्वेंट, ये तो समझ में आ गया। केएफ और केबी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसका सॉल्यूट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। फॉर अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट आपको दे रखा है तो उसके लिए केएफ का फॉर्मूला केएफ इक्वल टू mRTF नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन इनटू 1000। बिल्कुल केबी के जैसा ही था। केबी में यहाँ बी लिखा था बॉइलिंग पॉइंट, उसकी जगह आ गया फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ लिखा हुआ था हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी जगह आएगा हीट ऑफ फ्यूजन। सेम फॉर्मूला। ये जो डेल्टा एच फ्यूजन है ये हीट हमारी पर मोल होगी, ये मोलर मास है और पर मोल हीट को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो लेटेंट आ जाता है। इसके लिए लिखा मैंने LF का मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखो वो का वही फॉर्मूला है। इसमें M क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, TF नॉट सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा एच फ्यूजन को बोल दिया जाता है हीट ऑफ फ्यूजन, ये पर मोल लेना है। इसकी जगह ये फॉर्मूला लिखे तो यहाँ जो LF है इसको बोल दिया जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये आपको पर ग्राम में लेनी होती है। फिर हम क्या करते हैं, अब केएफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो केएफ की वैल्यू एक तो हम निकालते हैं वाटर के लिए, फॉर वाटर के लिए मिनिमम होती है तो वाटर का केएफ आता है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। वैल्यू याद कर लेना। एक हम केएफ की वैल्यू निकालते हैं कैम्फर के लिए, कपोर जिसे बोलते हैं
केफ आता 39.7 केल्विन केजीमोल इनवर्स, ये लीजिए कैम्फर के लिए। आप दोनों डाटा याद कर लेना, साथ में ये भी याद कर लेना कि जो वाटर है, वाटर का केफ मिनिमम होता है और जो कैम्फर है इसका जो केफ है वो मैक्सिमम होता है। तो हमारे पास फाइनली फॉर्मूला बन गया डेल्टा TF इक्वल केफ इंटू एम, एम मोलरिटी, आप उसको ये भी लिख सकते हैं WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। ठीक है, ये आपकी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक।